हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा सीटेट ने अपने एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन किया है। जो पहले 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होना था, अब वो 14 दिसंबर शनिवार को एग्ज़ाम कराया जाएगा। कारण है कि कुछ स्टेट और जो आपके यूनियन टेरिटोरी हैं वहाँ पर 15 दिसंबर को स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट ने ये परिवर्तन किया है कि 14 दिसंबर को सभी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा और जिस सेंटर पर या जिस क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, सीटेट ने कहा है वहाँ 15 दिसंबर को भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिएगा। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान का मैराथन पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। 2 पार्ट में आपको ये मैराथन मिलेगी। उसका पहला पार्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप सभी को नोट्स फ्री में चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आइए बिना विलंब करते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस दोस्त भाई बहन तक इसको जरूर पहुँचाएँ जिसको इसकी आवश्यकता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों अभिवृद्धि, ग्रोथ जिसको कहते हैं। आइए समझते हुए चलते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। एक समय था आपका शरीर इतना बड़ा था, आज आपका शरीर इतना बड़ा हो गया, इसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। When our body structure or shape starts growing, this is known as growth. अब आगे बात करते हैं, वृद्धि का स्वरूप कैसा है? बाय है। कल आप इतने बड़े थे, आज इतने बड़े हो गए, तो ये दिख रहा है ना, इसका स्वरूप कैसा है? बाय है। एक्सटर्नल लेवल, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ये लगभग 18 से 20 वर्ष के जब आप होते हैं तो इस पर विराम लग जाता है। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ये आपके वृद्धि के क्या हैं? उदाहरण हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। किसी छोटे बच्चे का हाथ पैर लंबा होता है तो किसी की तोंद लंबी होती है, कोई पतला दुबला होता है तो कोई मोटा होता है। तो याद रखिएगा, ये क्रम के अनुसार नहीं चलती। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा वेट अर्थात भार बढ़ता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लंबाई और भार को माप सकते हैं। जैसे आप दुकान पर जाते हैं, बच्चे जिद करते हैं, ज़रा हमें इस बटखरे पर तौल दीजिए ना कि मैं कितने केजी का हूँ। तो ये बच्चे अक्सर जिद करते हैं। तो ये क्या है? ये अपना भार, वजन। तो हम क्या कर सकते हैं? वृद्धि को माप सकते हैं। लंबाई, बच्चों की लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं। आज इतना बड़ा है, कल अच्छा इतना बड़ा हो गया है, इसको भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, याद रखिएगा। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें वृद्धि हो उसमें विकास हो ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसमें विकास हो उसमें वृद्धि हो। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला है कि जब कोई व्यक्ति मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, अर्थात वो तीव्र गति से दौड़ ले, वो तीव्र गति से जंपिंग कर ले, कूद ले, ऐसा जरूरी नहीं है। बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, उसे विकास कहते हैं। Where there is a maturity in our mental, social, emotional, intellectual pattern is known as development. विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मस्तिष्क, भाषा ज्ञान, विकास जीवन भर चलता है, ये कई बार पूछा जाता है। विकास में क्रम निश्चित होते हैं, याद रखिएगा। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। तो याद रखिएगा, विकास का हम
सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास को सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता है। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास कितना हुआ, उसके अंदर सामाजिक और नैतिक विकास कितने हैं, इसका मापन नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। बात करते हैं, विकास वृद्धि के बिना संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अगला टॉपिक है परिपक्वता, मैच्योरेशन। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। एक तो शारीरिक विकास होता है जिसे फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, एक गत्यात्मक विकास होता है जिसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चढ़ने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है और इसे दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक तो आपका आता है फाइन मोटर स्किल, जिसे सूक्ष्म बोलते हैं, ग्रास मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, जैसे रंग भरना, रोटी बनाना, पेंसिल से लिखना, ठीक है, शेड करना। ग्रास मोटर स्किल, इसमें मसल्स का यूज ज़्यादा होता है, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, भार दौड़ना, कूदना। इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। बात करते हैं मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास भी आपका है, सामाजिक विकास है, सांवेगिक विकास है, नैतिक विकास है, भाषा विकास है, ठीक है। अब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत के, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे सिमिलियर पैटर्न का भी प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव से मानव का जन्म, हाथी से हाथी का जन्म, चींटी से चींटी का जन्म होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है। तो जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मस्काधोमुखी कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे समीप, दूर, अभिमुख कहते हैं, याद रखिएगा। विकास क्रमिक होता है, ये भी याद रखिएगा। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज हो सकती है। यह माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आता है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। कई बार यहाँ से एग्जाम में ऑप्शन दे करके कंफ्यूज करता है, बहुत अच्छे से याद करिएगा। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। आप कह दीजिए कोई दौड़ना पहले सीख ले, उठना बाद में, तो असंभव है ना। चलिए, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रेडिक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। कोई बच्चा है, बैट बॉल खेले जा रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा खेल में बहुत आगे जाने का प्रयास कर रहा है या खेल में बहुत आगे जाएगा। एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। आइए बात करते हैं, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिला करके काम करते हैं, वही एकीकरण कहलाता है। जिस काम को करने के लिए, जैसे आप रस्सी खींच रहे हैं, आप नहीं खींच पा रहे हैं, हाथ से खींच रहे, फिर पैर भी पावर लगा करके खींच, वही है एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में
कम होती है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, उसी सेकेंड क्लास में कोई बच्चा बहुत धीमा है पढ़ने में, तो ये भी जो है क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है, याद रखिएगा। किसी को गाना सुनना अच्छा है तो किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा है, किसी को कबड्डी खेलना अच्छा है, ये हमारा इंटरेस्ट है। बुद्धि भी अलग है, कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई लिख करके याद करता है, कोई बोल करके याद करता है, कोई मुंह बंद करके याद कर लेता है, कोई मौन होकर के याद कर लेता है। सबकी अपनी अपनी इंटेलिजेंस है और मोटिवेशन के भी तरीके सबके अलग अलग होते हैं। वर्तुलाकार बनाम रेखीय जो है प्रगति का सिद्धांत, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब इस तरीके से नहीं होता, वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीम तो कभी तेज। विकास कुछ इस पैटर्न को फॉलो करता है, कभी धीम तो कभी तेज, याद रखिएगा। अगला है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। भर भर के सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज, 9 महीने से 9 महीने या 280 दिन जिसको कहते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होकर 9 महीने तक चलते। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। बात करते हैं शैशव, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था है। मोरालिटी या नैतिकता का अभाव है, बाल पकड़ के नोच लेगा, आपके जो है हाथ को नोच लेगा, उसको कोई मोरालिटी नहीं होती है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 वर्ष, इसमें बच्चा अनुकरण करता है, याद रखिएगा, अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगर आप जो बोलेंगे वही वो भी बोलेगा, आप जो व्यवहार करेंगे वही वो देख करके अपनाएगा। इसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते नहीं कि इस अवस्था के बच्चे जो सुनते हैं वही सीखते हैं, तो आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे वैसा देखेंगे, वैसा सीखेंगे। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रहता है, कल्पना करेगा कि घोड़ा है मेरे पास प्लास्टिक का, मैं इस पर बैठ करके उड़ जाता आकाश में, ऐसे ऐसी कल्पना करने का प्रयास करता है। उत्तर बाल्यावस्था, जिसे बाल्यावस्था कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें तार्किक चिंतन होता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है। पूछे गए पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, बल्ब जल रहा है तो क्यों जल रहा है, उसमें तर्क करने की क्षमता आती है। आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, गंदी अवस्था इसे कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था, बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। खेलों की अवस्था होती है, इसमें संग्रहण की जो है प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी। अपने रिश्तेदार के घर जाएगा, कोई खिलौना पाएगा, कोई कलम पाएगा, उसको लाने का प्रयास करेगा, कहीं से कोई चीज़ पाएगा बटोर करके एक जगह रखने का प्रयास करता है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष की होती है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था कहते हैं। विषम लिंगी आकर्षण होता है। लड़कों का प्रेम लड़कियों के प्रति, लड़कियों का प्रेम लड़कों के प्रति, अर्थात विपरीत लिंग का आकर्षण होता है, याद रखिएगा। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसमें वीर पूजा अर्थात हीरो वर्शिप होती है कि अच्छा मैं भी जरा तो आइए देखता हूँ, ये वाला कटिंग बार कटाता हूँ, चलिए मैं भी जरा अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग बोलता हूँ, तो ये इस प्रकार की भावना आती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा बुद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है, याद रखिएगा। बुद्धि अनुकूलन, एडाप्टेशन स्थापित करने में हमारी हेल्प करती है। बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं। पहला इन्होंने कहा है मूर्त। मूर्त का मतलब जो कंक्रीट है, जो दिखे, कंक्रीट इंटेलिजेंस मूर्त बुद्धि से
अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को हम देखकर कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे मैकेनिक, कारीगर, अब गाड़ी है ना, उसको देख करके तो काम करेगा, तो मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, भावनाओं और विचारों से संबंधित है। जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। चित्रकार क्या, किसी चित्र को मस्तिष्क में सोचता है, उसको बाद पेंटिंग में उतार देता, वो दिखता नहीं हमें, जब पेंटिंग में उतरता है तब दिखता है। सामाजिक बुद्धि, जो सामाजिक होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे नेता, व्यवसायी और अध्यापक सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था। बुद्धिलब्धि बराबर मासिक आय अपान वास्तविक आय गुणित 100 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्धिलब्धि की स्थिति जानते रहिएगा। आईक्यू और स्थिति अगर 25 से कम है तो जड़ बुद्धि है, 25 से 49 है तो मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। बात करते हैं 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि है, 70 से 79 मंद बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर आता है, 120 से 129 तीव्र बुद्धि है, 130 से 139 प्रखर है, 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि कहा जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ इफिशियंसी बहुत हाई होती है, इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, इनमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू इनको मिल नहीं पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वही एक बुद्धि है, आप हर प्रकार का कार्य उससे करते हैं। याद रखिएगा, पूछता है किसने दिया है, तो विनय ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयर मैन। ऐसे याद रखिएगा, स्पीयर और मैन दो शब्द हैं तो द्विकारक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर के बनी है और एक जी फैक्टर है, एक एस फैक्टर। जिसे सामान्य तत्व जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और वह हर किसी में अलग अलग हो सकती है। विशिष्ट तत्व यस फैक्टर जो है, इन्होंने बताया कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, जो हम दूसरों से अर्जित कर लेते हैं। समूह तत्व का जो समूह तत्व कारक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। मल्टी इंटेलिजेंस, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं, अलग अलग फॉर्म है। पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, वकील, कवि, पत्रकार बनते हैं, याद रखिएगा। शाब्दिक बुद्धि जिनमें अधिक होगा, वकील, कवि, पत्रकार होते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल, तो इसमें क्या होगा, तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होगी। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होगा वो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट होते हैं। अगला है स्थानिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर होते हैं, याद रखिएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि क्या होती है, जो है बॉडी कैनेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि होते हैं, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में संगीत की जो है बुद्धि वो अधिक पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आपको सिंगर बनते हुए दिखेंगे, इंटरटेनर बनते हुए दिखते हैं, याद रखिएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में अंतः का मतलब अपने अंदर, याद रखिएगा, अंतरा का मतलब दूसरा, इसका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होती है, तो जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे किसान बनते हैं, याद रखिएगा। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होती है, इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान क्यों है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होगा वो साधु, संत, फिलॉसफर बनते हैं। आलोचना, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता है। त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी किसने दिया है, तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, याद रखिएगा।
इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। ठीक है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। त्रिचापी या त्रिघट के सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, याद रखिएगा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। एक तो है अनुभवात्मक बुद्धि। यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया बनाता है। घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। यह अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे का कारण जानना चाहते हैं, अर्थात अगर पंखा बना है तो क्यों बना है, गाड़ी बनी है तो क्यों बनी है। संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इनमें सूचनाओं को इस ढंग से उपभोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। अधिगम, लर्निंग की बात करते हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में कुछ ना कुछ सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है, लर्निंग है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए जानते हैं। सीखना अनुकूलन, एडॉप्टेशन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। स्कूल में अधिगम में प्रवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेजिंग करना। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने की स्वयं जिज्ञासा है तो ये सबसे बढ़िया अधिगम है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण सबसे बेहतर माना जाता है। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इससे अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति को व्यक्त करता है। अधिगम के 4 वक्र हैं। पहला है सरल रेखीय, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसे सीखने की गति एक समान होती है जो इस प्रकार का होगा। उन्नतोदर वक्र, इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होगी तो शुरू में ऐसा सीखेगा लेकिन बाद में स्लो हो जाएगी। ठीक है, एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद उसके सीखने की गति डाउन हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसे उन्नतोदर कहते हैं। नतोदर अधिगम वक्र क्या होता है, कॉन्केव क्या होता है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी और उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होने लगती है। शुरू में ऐसे सीखेगा, बाद में ऐसे ऐसे वो सीखने लगेगा, तो इसे क्या कहते हैं, नतोदर। और मिश्रित अधिगम क्या होता है, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी, अंत में अधिगम की गति धीमी या तेज हो जाती है, अर्थात दोनों तरीके के अधिगम का मिलाजुला रूप है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका वक्र चलता है, इसे ही क्या कहा जाता है, मिश्रित अधिगम कहा जाता है। अधिगम का पठार, ठीक है, लर्निंग प्लेटूस क्या होते हैं ये जानते हैं। अधिगम पठार, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होगी और ना ही अवनति होगी। अधिगम के पठार में अधिगम की गति 0 होती है। शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। एक तो है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, जिसे हर्बर्ट ने दिया है। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना छोटी कक्षाओं के लिए होता है। एक है समझ या बोझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे मॉरिसन ने दिया है। स्मृति स्तर से ऊंचा है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान या सिद्धांत दिए जाते हैं वे इस तरह के बताए जाते हैं कि ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल, शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण क्या है? यह शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। याद रखिएगा, इस शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया है। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है।
सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। संपट कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल इसमें आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले क्या है? पाठ्य योजना का निर्माण है। पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। कक्षा शिक्षण है। पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए उसे 6 मिनट का समय रिजर्व रहता है। तीसरे नंबर पर आता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए 6 मिनट का समय। पुनः पाठ हो जाए इसमें 12 मिनट का समय, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट का समय, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का समय। इस तरह कुल 36 मिनट का जो है इसका पूरा टाइम पीरियड होता है। अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखे कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्थानांतरण के प्रकार, स्थानांतरण धनात्मक होता है। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बात को सीखने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होते हैं तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। ट्रक चलाने वाला अगर कार चलाना आसानी से सीख ले रहा है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। बात करते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण की। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता, अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक हो तब इसे सीखने या ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। शून्य स्थानांतरण, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है ना ही बाधक होता तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। क्षैतिज स्थानांतरण, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो सीखने को इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित में जोड़ एवं घटाव के प्रश्न को हल करने का अभ्यास इस तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में भी मदद करता है, याद रखिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता क्या होती है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेज है, याद रखिएगा। आइए कुछ जानते हैं। जैसे डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, ठीक है। डिसग्रेफिया लिखने से संबंधित कठिनाई, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की स्थिति है, डिसफेजिया बोलने से संबंधित विकार है, डिसप्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, डिसथीमिया तनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। ADHD क्या होता है? अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। स्वालीनता, आत्मकेंद्रितता, ऑटिज्म, दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांग सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनता है। RPW एक्ट 2016 इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से प्रश्न आता है। RPW एक्ट 1995 के स्थान पर RPW एक्ट 2016 लाया गया। इसमें क्या किया गया कि जो 95 में विकलांगता के 7 प्रकार थे 16 वाले में बढ़ा करके 21 कर दिया गया। साथ ही सुनिश्चित कर दिया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के और जो है प्रकार को जोड़ने की शक्ति होगी। आगे बात करते हैं, इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियां हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे, बुक TLM आदि उपलब्ध कराना। गामक या गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है। जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की जो है अक्षमता होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं ईएल थॉर्नडाइक, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय का है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस को बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा और जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। प्रयोग किस पर करते हैं? थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखे बिल्ली को बंद कर दिया, बाहर एक मरी मछली रख दिया। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है। गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक आसानी से पहुंच जाती है। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। इस पूरी जो है प्रक्रिया को मैं आपको समझा देता हूं। एक बॉक्स है, ये लीवर लगा है, ठीक है,
और यहाँ पर जो है खाना रखा है, मृत मछली है, ये है बिल्ली मान लेते हैं। ये इसमें उछल कूद कर रही, अचानक से उसका पैर लग गया, भोजन अंदर आ गया खा ली, फिर उछल पैद करी, फिर जो है ऐसे बाहर कई बार जब ये प्रक्रिया की तो अब इसके दिमाग में आ गया कि मुझे ये जो खटका लगा है इसी को दबाना और भोजन अंदर आ जाएगा और मैं इसे खा लूँगी। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिया है, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। ठीक है, चलिए प्राथमिक नियम जो है या आइए बात करते हैं कौन सा है। पहला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा सीख जाएंगे। जैसे कहा गया ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जागते सिल पर प्रत निशान। जितना आप 2 की टेबल याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। तत्परता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रेडनेस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उससे उतना जल्दी ही सीख जाएंगे, याद रखिएगा। और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड का महत्व दिया है, याद रखिएगा। गौण नियम की बात करते हैं, सेकेंडरी लॉ। इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम आता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि हमको मालूम होती है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान या पुराने ज्ञान के साथ जोड़ करके इसे स्थायी बना लेते हैं, इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। अगला है मनोवृत्ति या वृत्ति का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डिपोजिशन। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे, याद करिएगा। साहचर्य क्रिया का नियम क्या कहता है, चलिए इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना। आइए बात करते हैं गलतियां, एरर्स क्या हैं। बच्चों के एरर उनके सीखने का एक प्रोसेस है, एक भाग है। यह बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक संसाधन का काम करती है। स्टूडेंट की एरर संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है, मैकेनिकल ड्रिल की जरूरत है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलतियाँ, इसको गलत मत मान दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। ये बच्चों के जीवन का एक अभिन्न अंग है गलतियाँ। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं, उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो इसका नाम है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण करना, मॉडलिंग करना भी इसे कहा जाता है। इनके प्रयोगों को अल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडॉल पर जो है प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई, प्यार वाली फिल्म, समाज वाली फिल्म, हिंसा वाली फिल्म दिखाए। और उसके बाद बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या है, एक तो है अवधान, अटेंशन है, एक है धारण, रिटेंशन है, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन है, अपहरण, मोटिवेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पावलोव के। पावलोव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं। इनका है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए सबसे पहले याद रखिएगा, एक रूसी वैज्ञानिक है, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो सामान्य प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। पावलोव का प्रयोग पावलोव ने अपने प्रयोग जो है कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में जो है वो क्या होने लगता है कि लार टपकना शुरू हो जाती है। जब वो कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब रही है, ठीक है। अब जो है इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित जो है कर लेता है और घंटी के साथ संबंध स्थापित करने पर जो है उसी के अनुसार वो रिस्पॉन्स करने लगता है। स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशन, एक तो है उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया करना सीख लेता है, जैसे कुत्ता घंटी के प्रति क्रिया करना सीख गया था, तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। जैसा अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है, चाहे जिस प्रकार की घंटी बजे। विलोपन क्या होता है आइए जानते हैं। अगर जो है कंडीशन स्टिमुलस
के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान करें तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना अपने आप बंद हो जाएगी। विभेद क्या होता है इसमें? व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटी बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के बजने पर उसको जो है भोजन मिलेगा। बात करते हैं बीएफ स्किनर महोदय की। चलिए, क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत है इनका, और जो है ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। बीएफ स्किनर ने सबसे पहले अनुक्रिया रिस्पांस पर जोर दिया था। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर किया और बाद में कबूतर पर। तो दो जीवों पर इन्होंने किया था, याद रखिएगा, चूहा और कबूतर। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। उसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, दोबारा खाना आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसे खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पांस होती है, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती जाती है। आगे बात करते हैं सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व। पुनर्बलन जिसे उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। पेपर पास करने पर अभिभावक द्वारा साइकिल या मोबाइल दिलवाना बच्चे को। पुनर्बलन दो प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये सकारात्मक हैं। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। अच्छा, ये तो फिर से हो गया, ये दो प्रकार का है, आप सभी को पता है, सकारात्मक और नकारात्मक। भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा सकारात्मक हैं, और जैसे दंड देना, मना करना, डांटना, पीटना, ये सभी नकारात्मक पुनर्बलन हैं। आगे कहा गया है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। पुनर्बलन की अनुसूची दो प्रकार की है। सतत पुनर्बलन क्या होता है? इसमें जब जब क्रिया होती है तब तब पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे को शाबाशी देना, जबकि ये ठीक नहीं है। आंशिक पुनर्बलन, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, ये सबसे अच्छा पुनर्बलन माना जाता है। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में हम लोग बस इसी पुनर्बलन तक ही चर्चा रखते हैं। इसके आगे के जो बिंदु हैं उन पर चर्चा आप सभी के कल की क्लास में की जाएगी। तो मैराथन पार्ट नंबर 2 आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, और वो भी देख लीजिएगा। नोट्स बेहिचक आप सभी को फ्री में दी जाएगी, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो याद रखिएगा। और जो भी प्रकार की मदद हो सकेगी वो हम आपकी करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए।